चलिए, तो अगला केस हम लोग देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में, केस नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 फिगर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके के प्रॉब्लम हम तब पढ़ते थे जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे। अब सोम में हम इस तरीके के प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो ये आपका डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, ये आपका इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। अगर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में आपको कोई भी अननोन की वैल्यू निकालना है तो आप खाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। दैट इज सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। तो सारे अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में खाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आपका काम नहीं चल पाता है, हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। तो देखिए हम इन दोनों प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई रॉड है, आपको इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो हमें इस रॉड में टेंशन निकालना है। टेंशन को हमने क्या बोला, दैट इज टी। अगर टी की वैल्यू निकालना है, ये आपको हिंज सपोर्ट नजर आ रहा है, तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए हम डब्ल्यू का मोमेंट यहाँ पे लेंगे, तो डब्ल्यू का मोमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। और टी का मोमेंट हम यहाँ पे लेंगे तो इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हम जानते हैं मोमेंट होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स में मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंटू कर दूंगा तो दैट इज आवर मोमेंट। मोमेंट की हमने और भी डेफिनेशन पढ़ी है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज मोमेंट, या इट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मोमेंट के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो मैकेनिक्स के मेरे मोमेंट वाले लेक्चर्स हैं वो आप देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं तो W का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा, W इंटू वन, और T का मोमेंट कितना आएगा, T इंटू थ्री। तो हमने सिग्मा M इक्वल टू जीरो करा, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो इससे आपकी T की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज W बाय थ्री। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन निकालना है, तो हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन मिल सकती है, एक वर्टिकल रिएक्शन मिल सकती है, सेकंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल सकती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो एज्यूम कर लेना है। अगर इनकी वैल्यू मिल गई तब तो यहाँ पे रिएक्शन मिलेगी, अगर इनकी वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं मिलेगी। अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव मिली तो रिएक्शन का डायरेक्शन वही रहेगा जो हमने यहाँ पे एज्यूम करा है। अगर इनकी वैल्यू निगेटिव मिली तो रिएक्शन का डायरेक्शन इसके उल्टा होगा। क्योंकि ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल एक ये लग रहा है, सेकंड वर्टिकल आपका W लग रहा है, थर्ड वर्टिकल आपका T लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो करा, दैट इज VA प्लस T माइनस W इज इक्वल टू जीरो। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VA, दैट विल कम टू W बाय थ्री। आपको HA निकालना है, तो यहाँ पे आपको एक ही हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, दैट इज HA माइनस HA माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो HA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे ये जो रॉड है या कोई रस्सी है वहां पे आपने टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अब इस प्रॉब्लम में देखिए 2 रॉड है, ठीक, तो इनमें आपको क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो आपने यहाँ पे एज्यूम करा कि इसमें टेंशन कितना आ रहा है, T1 आ रहा है, इसमें टेंशन कितना आ रहा है, दैट इज T2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट लेंगे, T1 का W का मोमेंट लेंगे, T1 का लेंगे, T2 का लेंगे। तो W का मोमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। T1 का मोमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। T2 का मोमेंट आपको नजर आ रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये इक्विलिब्रियम में तो क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू आप जीरो करेंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, W इंटू थ्री। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट T1 के कारण कितना आएगा, T1 इंटू वन, और T2 के कारण कितना आएगा, T2 इंटू टू। तो यहाँ पे इक्वल टू आपने जीरो कर दिया। तो देखिए जब आपको डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर दिया था तो इसी इक्वेशन से आपकी T की वैल्यू निकल के आ गई थी। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन है और इसमें 2 अननोन है, T1 और T2 आपको दोनों नहीं मालूम है, तो इस इक्वेशन से तो T1 T2 आपकी नहीं निकल पाएगी। तो मान लीजिए हमने T1 T2 निकालने के लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की और भी इक्वेशन की मदद अगर हम लें, और इक्वेशन की मदद कैसे लें, यहाँ पे V आपका लगेगा, यहाँ पे आपका HA लगेगा। अगर देखिए मैं सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो करूंगा
तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे इन वर्टिकल फोर्सेस को लेना पड़ेगा। तो ये आपके क्या है, वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने सिग्मा v को 0 करा तो ये कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन और 3 अननोन है। T1 भी नहीं मालूम हमें, T2 भी नहीं मालूम हमें, और Va की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो इन दो इक्वेशन से तो आपके ये T1 T2 आपकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एक और इक्वेशन की मदद लूं, सिग्मा h इक्वल टू 0 करूं, तो अभी भी आपके T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। मतलब खाली अगर मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो T1 T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस लोड के कारण इस बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। ये लोड लगाएंगे तो बीम आपकी इस तरीके से नीचे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस वाला जो रॉड है आपका, इसमें जो चेंज इन लेंथ आपका आएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 1। ये जो आपके रॉड है इसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा दैट इज चेंज इन लेंथ इन 2। तो आपको यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें मैंने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 डिवाइडेड बाय 2। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ क्या होता है, एफ एल अपॉन ए ही होता है। तो यहाँ पे एफ की जगह क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। T1 L1 डिवाइडेड बाय E1 E1 और T2 L2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A2 A2। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इससे T1 और T2 के बीच में आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा इस वाले इक्वेशन से। वो T1 T2 में जो रिलेशन आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये पहली वाली इक्वेशन में। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। अगर आपको यहाँ पे फोर्स पता चल जाएगा तो वायर के एरिया से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस पता चल जाएगा। T2 पता चल जाएगा तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे स्ट्रेस आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इस वाले केस पर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक केस किया था। उस केस पे यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट था, यहाँ पे आपका लोड लटक रहा था और यहाँ पे आपका कुछ स्ट्रिंग था। तो आपने यहाँ पे दोनों जगह टेंशन निकालना आपने सीखा था और आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई थी। कैसे बनाई थी, इस लोड के कारण ये वाली बीम आपकी इस तरीके से बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती तो इसमें चेंज इन लेंथ आपने लिख दिया था। इसमें चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, चेंज इन लेंथ इन 1 और इसमें चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ इन 2। तो आपने एक तो मोमेंट वाली इक्वेशन ले ली थी, यहाँ पे मोमेंट ले लिया था। किसका मोमेंट लिया था आपने, T1 का मोमेंट यहाँ पे लिया था। यहाँ पे आपने T2 का मोमेंट लिया था और आपने यहाँ पे W का मोमेंट लिया था। और सेकंड यहाँ पे आपने सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा लिया था कि ये चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी डिवाइडेड इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 डिवाइडेड बाय ये पूरी दूरी। कुछ केसेस और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम इसमें सीखेंगे आखिर हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 केस बनाए हैं, तो इन सब में मैं आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना बताऊंगा। तो पहले केस में वो कहेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ वेट W ऑन द बार सो दैट द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट। ये अपन W, देखिए ये कॉपर का वायर है और ये आपका स्टील का वायर है, ठीक। और अगर मैं फोर्स को बीच में लगाता, वेट को या फोर्स को मैं बीच में लगाता तो क्या होता, इसमें मान लीजिए W है तो W/2 फोर्स इसमें जाता और W/2 फोर्स इसमें जाता। तो इन W/2 फोर्स के कारण इन दोनों में इलोंगेशन अलग अलग होता। इन दोनों में इलोंगेशन अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि दोनों का यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो हमें क्या करना है, W एक ऐसी जगह पे लगाना है ताकि इन दोनों में चेंज इन लेंथ, इन दोनों में इलोंगेशन क्या हो, सेम हो, ठीक।
तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो टेंशन हो रहा है टेंशन इन कॉपर लिख दिया, यहाँ पे जो टेंशन हो रहा है टेंशन इन स्टील लिख दिया। तो पहली हमने इक्वेशन बनाई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई, सिग्मा v इक्वल टू 0 करके टेंशन इन कॉपर प्लस टेंशन इन स्टील माइनस W इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। हमें क्या निकालना है? हमें दोनों जगह टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस हमें ये x दूरी निकालना है कि हम लोड वहां पे लगाएं ताकि इन दोनों में चेंज इन लेंथ क्या हो? बराबर हो। तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मोमेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए W का मोमेंट यहाँ पे कैसा आएगा? दैट इज क्लॉकवाइज। टेंशन इन स्टील का मोमेंट यहाँ पे कैसा आएगा? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। W का मोमेंट लेंगे तो W इंटू एक्स, क्योंकि ये दूरी x है। T स्टील का मोमेंट लेंगे तो T स्टील इंटू वाई करेंगे, क्योंकि ये दूरी कितनी आ रही है? y। तो सेकंड इक्वेशन आपने बनाया दैट इज W इंटू एक्स माइनस T स्टील इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों से तो x नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये दो इक्वेशन और तीन अननोन। T कॉपर भी नहीं मालूम हमको, T स्टील भी नहीं मालूम हमको, और x की वैल्यू भी हमको नहीं मालूम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। वो देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। उसने क्या बोला है? बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, दोनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा? बराबर रहेगा। तो देखिए इस लोड के कारण ये आपका इस तरीके से नीचे आएगा। ये देखिए, इसको हटाए, ये देखिए दोनों में चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ये दोनों में चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ? दैट इज चेंज इन लेंथ इन कॉपर। यहाँ पे लिखा है चेंज इन लेंथ इन स्टील। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाया, चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील। हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज FL अपॉन A। यहाँ पे F की जगह क्या लिखेंगे? T कॉपर लिखेंगे, और यहाँ पे F की जगह क्या लिखेंगे? T स्टील हम लोग लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? T कॉपर निकाल लेंगे और T स्टील निकाल लेंगे। जब T स्टील आपको निकल जाएगा, T स्टील की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, तो चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील आपको करना पड़ेगा। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाली इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा, सिग्मा m इक्वल टू 0 करने वाली। अगर डिस्टेंस निकालना है या हिंज सपोर्ट अगर दिया है तो ये वाली इक्वेशन बनती ही बनती है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तीन इक्वेशन होती है, सिग्मा H0, सिग्मा V0 और सिग्मा M0। तो तीनों में से किसकी जरूरत है ये हमको देखना पड़ता है। अब देखिए हो सकता है ये बोले कि दोनों में चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है? बराबर। या वो बोल सकता है कि ये जो बार है ये W आप कहाँ पे लगाओगे कि ये बार आपका हॉरिजॉन्टल रहे? ये W आप कहाँ पे लगाओगे कि ये वाला जो बार है आपका कैसा रहे? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल रहने के लिए क्या होना पड़ेगा? दोनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा? बराबर होगी, तभी ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो आइदर वो बोलेगा सो दैट बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, या वो बोलेगा कि ये बार आपका कैसा रहना चाहिए? हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। तो दोनों के केस में ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, चेंज इन लेंथ इन कॉपर इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील। सेकंड केस देखिए, हो सकता है कि वो फोर्स कहाँ पे लगाए? बीच में लगाए, और कुछ नहीं बोलेगा कि बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, और ये भी नहीं बोलेगा कि ये जो बार है आपका हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टील का दे दिया, दोनों जगह सेम मटेरियल का दे दिया, और अगर आप लोड बीच में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन तीनों में चेंज इन लेंथ बराबर होगा, और ऑटोमेटिकली जब ये तीनों में चेंज इन लेंथ बराबर रहेगा तो ये बार आपका कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा। मान लीजिए अपने को तीनों में स्ट्रेस निकालना है, तो पहले तीनों में फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स को क्या करेंगे? इनके एरिया से अपन डिवाइड करेंगे तो तीनों में स्ट्रेस निकल आएगा। मान लीजिए कि इसमें फोर्स जो लग रहा है इसको हमने लिखा है TB लग रहा है, टेंशन इन ब्रास। इसमें क्या लग रहा है? T स्टील लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? T ब्रास। तो एक इक्वेशन क्या बनाएंगे? सिग्मा V इज इक्वल टू 0 करके T ब्रास प्लस T स्टील प्लस T ब्रास माइनस W इक्वल टू 0।
चूंकि लोड आपका बीच में लग रहा है इसलिए इन तीनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा आपका बराबर आएगा। मतलब देखिए ये बार आपका इस तरीके से नीचे आएगा। अगर न्यूमेरिकल में नहीं भी बोला गया तो लोड को देख के हम इक्वेशन बना देंगे कि लोड कहाँ पे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज इन लेंथ इन ब्रास, चेंज इन लेंथ इन स्टील, चेंज इन लेंथ इन ब्रास। तो देखिए यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन ब्रास इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं चेंज इन लेंथ का, तो चेंज इन लेंथ इन ब्रास इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील को हम लिख सकते हैं दैट इज FL अपॉन ए। एफ की जगह क्या आ जाएगा टी ब्रास आ जाएगा इनटू लेंथ ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास और ई ऑफ ब्रास आपका आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपका टीबी और टीएस में यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इनमें स्ट्रेसेस निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी बोला गया है कि इनमें चेंज इन लेंथ बराबर आ रहा है या ये जो आपकी रॉड है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अगर लोड आपका बीच में लगेगा और ये दोनों मटेरियल सेम रहेंगे तो तीनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा, बराबर ही होगा। तीसरा ये वाला केस अपने को मिलता है, यहाँ पे लोड आपका यहाँ पे लग रहा है, हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द लोड कैरिड बाय ईच रॉड, हर रॉड कितना लोड लेगी। तो देखिए मान लीजिए कि पहला वाला जो रॉड है इसमें, अच्छा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस मैंने आपको नहीं बताया, ये स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस इन ब्रास इज इक्वल टू टी ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ब्रास। स्ट्रेस इन स्टील कैसे निकालेंगे, टी स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। तो आपने स्ट्रेस यहाँ पे देखा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे रॉड है, रॉड में टेंशन आएगा, टेंशन T1 बोल दिया, इसमें जो टेंशन आएगा उसको हमने T2 बोल दिया, इसमें जो टेंशन आएगा उसको हमने T3 बोल दिया। तो पहले पर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम बना लेंगे, सिग्मा V इज इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट इज ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड, हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं x की वैल्यू x, ये जो दूरी है दैट इज x। तो यहाँ पे मोमेंट जब आप लेंगे, यहाँ पे जब आप मोमेंट लेंगे तो T1 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। T1 का मोमेंट क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि T1 आपका वहीं पे लग रहा है। हम जानते हैं मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है और ये दूरी आपकी मान लीजिए ये आपका कितना है 3 मीटर है, तो 10 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है, ठीक, 10 न्यूटन अगर इसी पॉइंट पे लगेगा तो इस 10 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई, 0। इसी तरीके से इस T1 का मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। T2 का मोमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है, T2 का मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। T3 का मोमेंट देखिए ये भी आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। W के लिए ये वाला दूरी लेंगे x, T2 के लिए ये दूरी लेंगे दैट इज 2 मीटर, T3 के लिए ये वाला डिस्टेंस लेंगे दैट इज 4 मीटर। आपने लिखा W इंटू एक्स माइनस T2 इंटू 2 माइनस T3 इंटू 4 इज इक्वल टू आपने 0 लिख दिया। अब देखिए ये दो इक्वेशन है और ये तीन अननोन है, T1 भी नहीं मालूम, T2 भी नहीं मालूम, T3 भी नहीं मालूम। तो अब हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो देखिए जब आप रॉड, ये जो बीम है या रॉड है, इस पर लोड अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो बीम जो आपकी बेंड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तीनों में चेंज इन लेंथ आपका बराबर नहीं आएगा, ये रॉड आपकी इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है। तो ये जो L1 है इसमें जो चेंज इन लेंथ आया उसको मैंने बोला डेल L1। L2 में जो चेंज इन लेंथ आया दैट इज डेल L2। तीसरे में जो चेंज इन लेंथ आया उसको मैंने क्या लिखा, डेल L3। इसमें हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे डेल L2 इज इक्वल टू डेल L3 डेल L1 प्लस डेल L3 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी। डेल L2 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वही इसमें चेंज इन लेंथ के बराबर
आएगा। तो हमें ये केसेस ध्यान रखना है। केसेस क्या रहेंगे, आपका हो सकता है एक साइड आपका हिंज सपोर्ट रहे और लोडेड आपका ऐसा रहे, लोड इस तरीके से रहे। तो इस तरीके के केस में आप लोगों को क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाना है। बीम आपकी इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो ये जो चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 डिवाइडेड बाय पूरी वाली दूरी, ये वाला कंसेप्ट। या वो बोलेगा कि इन दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर हो रहा है, या बोलेगा कि रॉड को आपको क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे अपन लोग। अगर लोड को वो बीच में लगाएगा और ये दोनों मटेरियल आपके सेम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इन तीनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा, बराबर आएगा। बोलेगा नहीं तब भी हमको क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पे लगाया लोड, बीच में भी नहीं लगाया, इधर लगाया, तो उसके कारण ये वाली बीम आपकी इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो इसमें ये एवरेज वाला लगाते हैं। उसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस बराबर दिया रहता है कि ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, ये बराबर रहता है। इसलिए इसमें जो चेंज इन लेंथ आता है वो इन दोनों का क्या आता है, एवरेज आता है। अब हम अपने प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिगर शोज ए हॉरिजॉन्टल बार, ये हॉरिजॉन्टल बार है, सपोर्टेड बाय 2 सस्पेंडेड वर्टिकल वायर आपको दिया है, फिक्स टू ए रिजिड सपोर्ट, ए लोड ऑफ W इज अटैच्ड टू द बार। ये जो बार है इस पे एक लोड W लटका हुआ है। द लेफ्ट हैंड साइड वायर इज ऑफ कॉपर, ये आपका कॉपर का है, विद द डायमीटर आपको दिया है दैट इज 5 mm, एंड द राइट हैंड साइड वायर इज ऑफ स्टील, इसका डायमीटर दिया है 3 mm। द लेंथ ऑफ बोथ द वायर दिया, दोनों की लंबाई दिया है दैट इज 4 मीटर इनिशियली। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेट ऑन द बार सो दैट बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट। इन दोनों में चेंज इन लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए डिस्टेंस x निकालना है, दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर होना चाहिए। तो आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पढ़ते से बना लिया, दैट इज चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, ये बन गई। आल्सो कैलकुलेट द लोड, स्ट्रेस एंड इलोंगेशन ऑफ ईच वायर। लोड भी निकालना है, स्ट्रेस भी निकालना है और चेंज इन लेंथ भी आपको निकालना है। निगलेक्ट द वेट ऑफ द बार, इसका वेट अपने को नहीं लेना है। ठीक, ई स्टील आपको दिया है और ई कॉपर आपको दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशंस बनाई है। पहली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे फोर्स इन कॉपर है, फोर्स इन स्टील है, तो पहली इक्वेशन बनी फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू 1000। हमें डिस्टेंस भी निकालना है तो मोमेंट वाली इक्वेशन की भी मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंट लेंगे, यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो फोर्स इन कॉपर का मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। W का मोमेंट आपको दिख रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये आपने दूसरी इक्वेशन बना दी। ये दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के इक्वेशन बनाई है दैट इज सिग्मा V0 सिग्मा M0। अब उसने बोला है बोथ द वायर एक्सटेंडेड बाय द सेम अमाउंट, तो चेंज इन लेंथ इन कॉपर और चेंज इन लेंथ इन स्टील देखिए आपको सेम नजर आ रहा है। तो तीसरी इक्वेशन हमने बना ली ये वाली। चेंज इन लेंथ की जगह हम जानते हैं FL/E लिखना है, तो यहाँ पे स्टील लेना है, यहाँ पे कॉपर लेना है। एरिया आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको स्टील का दिया हुआ था दैट इज डायमीटर आपको दिया हुआ था। आपको मेन चीज प्रॉब्लम में क्या दिया है, डायमीटर दिया है। आपको स्टील का डायमीटर दिया है, कॉपर का वायर दिया है, 3 mm डायमीटर दिया है किसका, कॉपर विथ ए डायमीटर ऑफ 5 mm। कॉपर का डायमीटर 5 mm है और स्टील का कितना है, 3 mm है। तो दोनों का डायमीटर अलग अलग है, एक का 5 है और एक का 3 है। तो देखिए यहाँ पे एरिया की जगह π/4 d स्क्वायर करते तो π/4 यहाँ का और π/4 यहाँ का कट जाता। तो यहाँ पे क्या बचता, खाली डायमीटर बचता, डायमीटर ऑफ स्टील का होल स्क्वायर और डायमीटर ऑफ कॉपर का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर करा है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे
तो फोर्स इन स्टील और फोर्स इन कॉपर में रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा। तो फोर्स इन स्टील की जगह अगर मैं 0.63 फोर्स इन कॉपर पुट कर दूंगा तो फोर्स इन कॉपर आपका निकल के आ जाएगा। फोर्स इन कॉपर अगर आपका निकल के आ गया है तो फोर्स इन स्टील भी निकल के आ जाएगा। देखिए इक्वेशन देखिएगा, एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने फोर्स इन कॉपर और फोर्स इन स्टील निकाल लिया। फोर्स निकालने के बाद हमको स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया होता है। कॉपर में स्ट्रेस निकालना है तो कॉपर वाला फोर्स लेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ कॉपर करेंगे तो π/4 d स्क्वायर करेंगे। डायमीटर ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ था, दैट इज 5। इसी तरह स्ट्रेस आपको स्टील में निकालना है, दैट इज फोर्स इन स्टील। फोर्स इन स्टील देखिए 386.5 आपने निकाल चुका है। और एरिया ऑफ स्टील π/4 d स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्टील आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो स्ट्रेस भी आपने निकाल लिया। अब आपको चेंज इन लेंथ निकालना है तो आप जानते हैं चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज FL/AE होता है। तो चेंज इन लेंथ इन कॉपर अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, फोर्स इन कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर और ई ऑफ कॉपर आपका आएगा। तो चेंज इन लेंथ इन कॉपर इतना आया। चूंकि दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर हो रहा है तो अगर चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील आप निकालेंगे, फोर्स इन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील और ई ऑफ स्टील, उससे भी चेंज इन लेंथ उतना ही आएगा। उससे भी चेंज इन लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम में उसने कहा है कि वेट को हमको ऐसी जगह लटकाना है ताकि चेंज इन लेंथ क्या हो, बराबर हो, है ना। तो जितना चेंज इन लेंथ इन कॉपर आएगा उतना ही चेंज इन लेंथ आपका क्या निकल के आएगा, स्टील में निकल के आएगा। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम इसी तरीके का। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23। तो इस वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रिजिड बार ए बी 9 मीटर लॉन्ग। एक रिजिड बार आपको दिया है, दिस इज आवर ए बी। द लेंथ ऑफ दिस ए बी इज गिवन, दैट इज 9 मीटर। इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल रॉड्स। यहाँ पे 2 रॉड्स आपको दिया हुआ है एट इट्स एंड्स ए एंड बी एंड हैंग्स इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय इट्स ओन वेट। द रॉड ए इज ब्रास, लेंथ 3 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1000 mm स्क्वायर और यंग मॉडुलस आपको दिया है। द रॉड बी इज ऑफ स्टील जिसकी लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है। एट what distance d from A may be a vertical load P equal to 3000 Newton be applied if the bar remain horizontal। बार को horizontal रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3000 न्यूटन यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आप लटकाएंगे, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे लटकाएंगे ये अपने को निकालना है। तो बार हॉरिजॉन्टल कब रहेगा, जब इन दोनों में चेंज इन लेंथ क्या रहेगा, बराबर आएगा। तो देखिए पिछले प्रॉब्लम जैसा बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे टेंशन इन ब्रास आ रहा है, यहाँ पे टेंशन इन स्टील आ रहा है। लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ई ऑफ स्टील और ब्रास की भी लेंथ, एरिया और ई आपको दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन मैंने बनाई है टी ब्रास प्लस टी स्टील इज इक्वल टू 3000। ये हमने सिग्मा वी इक्वल टू 0 करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया। हमने लिखा ऊपर लगने वाले इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्स। हमने सिग्मा एम इक्वल टू 0 करा। देखिए हमने जो मोमेंट लिया है, हमने मोमेंट इस पॉइंट पे लिया है। तो इस पॉइंट पे टीबी का मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज अवर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये 2 इक्वेशन बन गई है। हमने ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के ये 2 इक्वेशन बनाया, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से आपका टीबी, टीएस और डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं, अब हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। उसने बोला कि ये जो आपका रॉड है, ये जो आपका बार है, ये बार आपका कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रहने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों में चेंज इन लेंथ आपका बराबर आएगा।
हॉरिजॉन्टल रहने के लिए इन दोनों में चेंज इन लेंथ क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आपने लिखा चेंज इन लेंथ इन ब्रास इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील। चेंज इन लेंथ की जगह आपने लिख दिया टी ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास, ई ऑफ ब्रास। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन स्टील का आपने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज आपको दिया हुआ है। किसकी वैल्यूज दिया हुआ है, एरिया ऑफ ब्रास आपको दिया हुआ है, दैट इज 1000। ई ऑफ ब्रास आपको दिया हुआ है, दैट इज दिस। तो यहाँ पे आप 1000 पुट कर दिया, ई की वैल्यू पुट कर दिया। लेंथ ऑफ ब्रास आपको दिया हुआ दैट इज 3 मीटर, तो यहाँ पे आपने 3 मीटर पुट कर दिया। इसी तरह लेंथ ऑफ स्टील आपको दिया दैट इज 5 मीटर, ये 5 मीटर यहाँ पे पुट कर दिया, ये लेंथ ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिया, ये स्टील पुट कर दिया। जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो टी ब्रास इज इक्वल टू 1.872 टी स्टील की वैल्यू आ जाएगी। तो टी ब्रास और टी स्टील में ये रिलेशन आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टी ब्रास और टी स्टील की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर टी स्टील की वैल्यू निकल गई तो आप क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। जहां पे 3000 न्यूटन का अगर आप वेट लटकाएंगे तब भी ये वाला जो बार रहेगा वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा। अब देखिए हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इनको सॉल्व करके टी स्टील आपका इतना आ जाएगा, टी ब्रास इतना आ जाएगा। टी स्टील की वैल्यू जब तीसरी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में देखिए हमने क्या करा, इस वाले इक्वेशन में टी स्टील की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। डी कितना आ जाएगा, 3.13 मीटर। बहुत ही सिंपल होते इस तरीके के प्रॉब्लम, खाली हमें क्या करना रहता है, ये इक्वेशन बनाना है। तो ध्यान देना है, अगर दोनों में चेंज इन लेंथ बराबर बोले या बोले कि ये जो आपका बार है ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, तो आप ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। और ये दोनों इक्वेशन हमने कहाँ से बनाई, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट लगा के हमने बनाई। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक हिंज सपोर्ट दिया और यहाँ पे वेट लटका हुआ है, यहाँ पे रस्सी से ये बार बंधा हुआ है। तो यहाँ पे टेंशन T1 T2 आएगा और यहाँ पे वेट कितना लटका है, 3000 न्यूटन। तो इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है, फाइंड द टेंसाइल फोर्स निकालना है, T1 और T2 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अगर स्ट्रेस कोई पूछेगा इसमें निकालने के लिए पूछेगा, तो अगर फोर्स निकल गया है तो एरिया को डिवाइड कर देना, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। T2 को यहाँ के इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। चेंज इन लेंथ भी आप दोनों में निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, FL/A। तो देखिए ये जो फिगर है आपको देखिएगा, ये आपका इस तरीके से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे वेट के कारण ये जो बीम आपकी या बार आपका था वो ऐसा था, वो ऐसा आ गया। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन 1 आएगा और यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन 2 आएगा। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रेंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। एक अपन यहाँ पे छोटा ट्रेंगल बनाएंगे, यहाँ पे एक ये छोटा ट्रेंगल बनेगा और दूसरा आपका ये बड़ा वाला ट्रेंगल बनेगा। ये दोनों ट्रेंगल आपके कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशंस बनाई है। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, हमने मोमेंट लिया है इस पॉइंट पे। तो T1 का मोमेंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। हमने लिखा T1 इंटू 1 प्लस T2 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 3। तो T1 का मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे, T2 का मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे और 30 का मोमेंट इस हिंज सपोर्ट पे लेंगे तो पूरा 3 मीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रेंगल के कंसेप्ट लगा के। एक ट्रेंगल हमने ये वाला लिया है, छोटा वाला। तो हमने लिखा चेंज इन लेंथ इन 1 डिवाइडेड बाय 1, इस ट्रेंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इस ट्रेंगल का बेस इज इक्वल टू, अब इस बड़े ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर और इस वाले ट्रेंगल का बेस।
परपेंडिकुलर मतलब इसका लंब और बेस मतलब इसका आधार। तो हमने यहाँ पे लिखा चेंज इन लेंथ इन 1/1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2/2। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, T1 L1 अपॉन A1 E1, और चेंज इन लेंथ इन 2 का यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे दोनों के मटेरियल सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। तो T2 बराबर 2 टाइम्स T1 आपका बन जाएगा। और एक इक्वेशन आपकी ये है, तो यहाँ पे T2 की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, 2 टाइम्स T1 पुट कर दीजिएगा। 2 टाइम्स T1 यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो आपका T1 आ जाएगा 80 न्यूटन और T2 आएगा 36 न्यूटन। तो हमें ध्यान देना है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो ये वाली कंपेटेबिलिटी इक्वेशन सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा के बनाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। फिर से हम देखें, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। ठीक, ये भी देखिए सेम वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्टील की रॉड दिया है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है, ये ब्रोंज का दिया हुआ है, इसकी भी लेंथ आपको दिया है, दैट इज 2.4 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस 0.8 है, ये 1.6 है, ये 0.8 है। यहाँ पे क्या निकालना है, स्ट्रेसेस इन ईच रॉड, दोनों में स्ट्रेसेस निकालना है। रिएक्शन एट द पिवट पॉइंट, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। ठीक, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है, स्टील के लिए भी दिया है, ब्रोंज के लिए भी दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है। तो देखिए यहाँ पे जब आप लोड लगाएं, लटकाएंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका ये जो बार आपको दिया है वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टील का जो यहाँ पे कनेक्शन है या स्टील की ये जो रॉड है उसमें चेंज इन लेंथ आएगा, और यहाँ पे जो ब्रोंज है उसमें भी चेंज इन लेंथ आएगा। ये लंबी हो जाएगी, स्टील की थोड़ी कम लंबी हो पाएगी। तो आपका सिस्टम आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे आप मोमेंट लेंगे। मोमेंट आप जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टीएस का मोमेंट यहाँ लेंगे तो टीएस इंटू क्या लिखेंगे, 0.8। फिर टीबी का मोमेंट लेंगे तो पूरा दूरी आपको लेना पड़ेगा। ये पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, 2.4 मीटर। टीएस के लिए ये दूरी कितनी थी, 0.8 मीटर। ये भी आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है। ये किलो न्यूटन में, तो आपने पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। तो 48 इंटू 10⁻³ इंटू 3.2, इसका मोमेंट लेंगे तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 3.2। तो आपकी ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। सेकंड देखिए, हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा देंगे। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस किसके बराबर हो गए, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन लेंथ इन स्टील डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन ब्रास डिवाइडेड बाय ये पूरा दूरी। ये पूरी दूरी आपकी कितनी आएगी, 2.4 मीटर आपकी आएगी। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन स्टील का आपने यहाँ पे लिख दिया FL/AE, F की जगह T स्टील लिख दिया। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन ब्रास लिख दिया। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ स्टील देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टील दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्टील कितना है, 1.2 मीटर है लेंथ ऑफ स्टील। ई ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है, ई ऑफ स्टील यहाँ पे कितने गीगा पास्कल है। इसी तरह लेंथ ऑफ ब्रोंज भी आपको दिया है, लेंथ ऑफ ब्रोंज आपका कितना है, दैट इज 2.4 मीटर है। एरिया ऑफ ब्रोंज आपको दिया हुआ दैट इज दिस मच है, और ई ऑफ ब्रोंज भी आपको दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लेंथ को आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, और लेंथ को जो मीटर में है उसको आपने mm में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, कोई ज़रूरत नहीं कि इन दोनों को आप mm में कन्वर्ट करें। यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको देखिए गीगा पास्कल में दिया है, यहाँ पे भी आपने इसको न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 10⁻³ लिखेंगे, यहाँ पे भी 10⁻³ लिखेंगे, तो दोनों कट जाते आपके। इसी तरह यहाँ पे भी 10⁻³ लिखते और यहाँ पे भी 10⁻³ लिखते mm में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो दोनों आपके कट जाते।
इसलिए यहाँ पे मैंने एमएम में कन्वर्ट नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे टी स्टील और टी ब्रोंज में आपको रिलेशन मिल गया और एक इक्वेशन आपकी ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टी स्टील और टी ब्रोंज आपको पता चल जाएगा। तो टी स्टील जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, टी ब्रोंज आपका इतना आ जाएगा। आपको स्ट्रेस निकालना है, फोर्स आपने निकाल लिया है। आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। तो ये फोर्स है, एरिया ऑफ स्टील आपको दिया है 850 mm²। तो स्टील में आपको स्ट्रेस इतना मिल जाएगा। ब्रोंज में आपको स्ट्रेस निकालना है, तो ब्रोंज में आपने फोर्स निकाल लिया, एरिया ब्रोंज आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ उससे डिवाइड कर दिया, तो ब्रोंज में भी आपको स्ट्रेस पता चल गया। तो आपने क्या करा, फोर्स भी निकाल लिया, स्ट्रेस भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, पिवट पॉइंट पे रिएक्शन निकालना है। यहाँ पे रिएक्शन निकालना है, तो यहाँ पे आपको खाली एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं मिलेगी। वैसे हिंज सपोर्ट पे दोनों मिलती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, सारे क्या लग रहे हैं, वर्टिकल लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने खाली एक वर्टिकल रिएक्शन को एज्यूम किया है। ये आपका इक्विलिब्रियम में है, तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0 होगा। ये ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है और ये फोर्स नीचे लग रहा है। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस को मैंने नीचे लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस कर दिया। आपको टी एस की वैल्यू मालूम है, टी बी की वैल्यू मालूम है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी -69854 न्यूटन। आर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स का डायरेक्शन जो हमने एज्यूम करा है वो गलत है, फोर्स का डायरेक्शन उसके उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन आर ए लगेगी वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगी। तो जब नीचे अगर ऊपर बना रहना देना चाहते हैं तो आर ए क्यों निगेटिव लिखिएगा, अगर आर ए की वैल्यू पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो उसका डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिएगा, तो आर ए की क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 26। तो देखिए आपको प्रॉब्लम में कह रहा है ए बीम वेइंग 450 न्यूटन, द वेट ऑफ द बीम इज गिवन दैट इज 450 न्यूटन, इज हेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय 3 वर्टिकल वायर्स, one attached to each end of the beam, one to the middle of its length, है ना। तो बीम का वेट आपको दिया 450 न्यूटन, तो बीम का वेट बीम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपको लगाना है। तो बीम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी, बीम के सेंटर में। तो सेंटर में भी एक वायर है आपका, ठीक। द आउटर वायर आर ऑफ ब्रास, ये दोनों आपके ब्रास के हैं। ऑफ डायमीटर इनका दिया हुआ है 1.25 mm, एंड द सेंट्रल वायर इज ऑफ स्टील, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। इफ द बीम इज रिजिड, बीम अगर आपके रिजिड है and the wire are of the same length and unstressed before the beam is attached, estimate the stress induced in the wire, इनमें स्ट्रेस निकालना है आपको। यंग मॉडुलस आपको लेने के लिए कह रहा है, ब्रास के लिए इतना लेना है और स्टील के लिए इतना लेना है। तो स्ट्रेस निकालना तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वेट आपका बीच में लगता है, ठीक है, तो इन तीनों में चेंज इन लेंथ क्या आता है, बराबर आता है। तीनों में चेंज इन लेंथ क्या आता है, बराबर। देखिए प्रॉब्लम में नहीं बोला है उसने कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, बराबर, ठीक। तो स्टार्टिंग में इसने ये बोला ए बीम weighing 450 न्यूटन इज हेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय 3 वर्टिकल वायर, 3 वर्टिकल वायर लटके हुए हैं। तो अभी बीम आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और वेट हमने कहाँ लगाया है, बीच में, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये आपकी बीम है, ये वायर है, वायर में टेंशन आएगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स इन ब्रास, फोर्स इन स्टील और फोर्स इन ब्रास लिख दिया। तो हमने क्या इक्वेशन बनाई, फोर्स इन ब्रास प्लस फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन ब्रास, ऊपर लगने वाले इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। तो ये 2 बार फोर्स इन ब्रास आया है, तो 2 टाइम फोर्स इन ब्रास प्लस फोर्स इन स्टील बराबर दिस मच, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड, ये आपकी लोड बीच में लगा, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो देखिए इन तीनों में चेंज इन लेंथ बराबर आएगा, तो हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ इन ब्रास इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील। तो यहाँ पे आपने ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना ली। अब
चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं। चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? FL अपॉन ए होता है। तो फोर्स इन ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास और ई ऑफ ब्रास हम कर देंगे। अब एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दोनों जगह लिखना पड़ेगा तो दोनों तरफ के पाई बाई 4 आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे डी ब्रास का होल स्क्वायर आ गया, डी स्टील का होल स्क्वायर। देखिए लेंथ दोनों की सेम दिया है, लेंथ ऑफ ब्रास और लेंथ ऑफ स्टील के आपका सेम है, दोनों आपका क्या है? सेम है। तो लेंथ से आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ही आपका कट जाएगा। अब क्या होगा? डायमीटर ऑफ ब्रास आपको दिया हुआ है, ई ऑफ ब्रास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्टील दिया हुआ है, ई ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो वो वैल्यू क्या करेंगे? हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फोर्स इन ब्रास और फोर्स इन स्टील में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन आपने ये बनाई है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स इन ब्रास और फोर्स इन स्टील की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको अगर स्ट्रेस निकालना है, अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो देखिए फोर्स आ गया है, फोर्स को क्या करिएगा? इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा? वायर में स्ट्रेस भी पता चल जाएगा। वायर में डिफ्लेक्शन नीचे कितना हुआ, इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ वो निकालना है। तो आप क्या करिएगा? फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, इसमें लेंथ ऑफ ब्रास की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एरिया और ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? चेंज इन लेंथ भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने किसी में फोर्स निकाल लिया तो स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ निकालने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। इस तरीके के प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं अगले प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं हम लोग। ठीक, ये वाला केस भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसमें क्या है? फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, 3 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब इनका यंग मॉडुलस आपका सेम रहेगा। एंड क्रॉस सेक्शन सपोर्ट से रिजिड बार ऑफ विच फर्दर सपोर्ट से वेट ऑफ 5 किलो न्यूटन। द लेंथ ऑफ द वायर आपको दिया है, इसका 5 मीटर, इसका 8 मीटर, इसका 6 मीटर इन ऑर्डर। द स्पेसिंग बिटवीन द वायर इज 2 मीटर, इनके बीच की दूरी दिया है दैट इज 2 मीटर। एंड द वेट एट 1.6 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट वायर, पहले वायर से जो वेट एक्ट कर रहा है वो 1.6 मीटर पे कर रहा है। डिटरमाइन द लोड कैरिड बाय ईच वायर, लोड कौन सा वायर कितना लोड को बियर करेगा या झेलेगा। तो देखिए हमको फोर्स निकालना है तीनों में, हमको फोर्स निकालना है तीनों में। तो देखिए हम क्या करेंगे? पहले देखिए, पहले इसमें फोर्स कितना आ रहा है? F1, इसमें कितना आ रहा है? F2, इसमें कितना आ रहा है? F3। हमने पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाया, ऊपर लगने वाले फोर्सेस बराबर नीचे लगने वाले फोर्सेस। ऊपर F1 F2 F3 लग रहा है, नीचे 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, इसको मैंने न्यूटन में पुट कर दिया यहाँ पे। सेकंड, मैंने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की दूसरी इक्वेशन की मदद ली, दैट इज सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोमेंट लिया, यहाँ पे मैंने मोमेंट लिया, F2 का मोमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज अवर एंटी क्लॉकवाइज, F3 का मोमेंट नजर आ रहा है दैट इज अवर एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट आपको नजर आ रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। तो देखिए इसको मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज और इसको मैंने लिखा क्लॉकवाइज। ये बन गई आपकी दो इक्वेशन। अब आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी क्योंकि इन दो इक्वेशन से 3 अननोन की वैल्यू आपकी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो हम जानते हैं इनके बीच में स्पेसिंग क्या है? सेम है। तो ये जो चेंज इन लेंथ आएगा बीच वाले में वो क्या रहेगा? इन दोनों का एवरेज रहेगा, इन दोनों का एवरेज रहेगा। तो हमने लिखा चेंज इन लेंथ इन 2 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट इज चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन लेंथ इन 2। चेंज इन लेंथ इन 1 की वैल्यू लिखा F1 L1 अपॉन A1 E1, चेंज इन लेंथ इन 3 F3 L3 अपॉन A3 E3। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन 2 का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखिए तीनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया हुआ है, तीनों का यंग मॉडुलस भी सेम है क्योंकि तीनों का मटेरियल क्या है? सेम है। तो इससे आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई दैट इज F1 L1 प्लस F3 L3
इज इक्वल टू 2 टाइम्स F2L2। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर आपको दिया है, लेंथ ऑफ वायर आपको दिया है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, इसकी लेंथ आपकी कितनी है 8 मीटर और इसकी लेंथ आपकी कितनी है 6 मीटर। तो आपने यहाँ पे L1, L2 और L3 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दो इक्वेशन हो गई, ये आपकी तीसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। तो यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F1, F2, F3। मच बेटर है कि इन इक्वेशंस को हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। तो ये पहली इक्वेशन है जिसमें F1, F2, F3 तीनों दिया है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में आपको खाली F2 और F3 की वैल्यू आपको यहाँ पे F2, F3 आ रहा है, F1 नहीं आ रहा है, तो F1 को हम यहाँ पे लिख देंगे 0, F1 लिख देंगे। जो तीसरी इक्वेशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं, F1, F2 और F3 तीनों आ रहा है। तो जब भी कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें तो ये ध्यान रखिएगा F1 के नीचे F1, F1 तीनों F1 एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आना चाहिए। F2, F2, F2 ये तीनों एक के नीचे आने चाहिए। इसी तरह F3, F3, F3 एक के नीचे आना चाहिए। कांस्टेंट इक्वल टू के उस साइड होना चाहिए और तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए। तो देखिए हम कैलकुलेटर में इसको पुट करते हैं। हम जा रहे हैं 5 इक्वेशन में। तो ये देखिए यहाँ पे 3 अननोन वाले इक्वेशन लेना पड़ेगा। अगर 2 अननोन रहेंगे तो ऊपर वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। हम जा रहे हैं सेकंड वाले में। तो देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू भी 1 है, C1 की वैल्यू भी 1 है और D1 की वैल्यू है 5000। तो पहले मैंने 1 लिखा, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू भी मैंने 1 लिखा, C1 की वैल्यू भी मैंने 1 लिखा और D1 की वैल्यू मैंने लिखा 5000। अब इसके बाद हमको सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करना है। A2 0 है, B2 2 है, C2 आपका 4 है और D2 आपका कितना है 5000 इंटू 1.6। तो देखिए पहले मैंने 0 पुट करा A2, B2 मैंने 2 पुट करा 2 लिखा इक्वल टू, C2 मैंने 4 पुट करा 4 लिखा इक्वल टू और D2 आपका कितना है 5000 इंटू 1.6, 5000 इंटू मैंने लिखा दैट इज 1.6। तो ये आपका सेकंड वाली वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में फिट कर दी। अब देखिए ये E3 है 5, B3 है -16, D3 आप C3 कितना है +6 और D3 कितना है 0। तो देखिए पहले मैंने A3 पुट करा 5, B3 -16 माइनस लिखा और यहाँ पे मैंने 16 लिखा इक्वल टू, अब मैंने C3 6 पुट करा 6 लिखा इक्वल टू, D3 आपका 0 है 0 लिखा इक्वल टू। अब मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो पहली आपकी ये वाली इक्वेशन से वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई दैट इज 2372 पॉइंट समथिंग। तो x क्या है, जो पहला वाला रहेगा वो x रहेगा। तो F1 की वैल्यू आपकी निकल गई है 2372 न्यूटन। अब F2 की वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू निकल के आ गई 1255.8। तो जो y2 की वैल्यू है वो आपकी किसकी वैल्यू रहेगी, F2 की, जो सेकंड वाला रहेगा। तो आपने क्या करा, F2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब F3 की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो जो Z है वो आपका F3 है। तो F3 आपका आ गया 1372.09। तो 1372 आपका F3 का मान आ गया। जो Z का मान कैलकुलेटर से निकल के आएगा वो आपका क्या रहेगा, F3 का मान रहेगा। कैलकुलेटर को वापस नॉर्मल मोड में लाना है तो मॉड दबा के 1 नंबर दबा दीजिएगा तो कैलकुलेटर आपका वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो मच बेटर है, ये जो 3 इक्वेशन है इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करके अपने फोर्सेस और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ओके, थैंक यू।